दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल LTI में स्वागत है। आज हम IRFC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। IRFC का इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके रिजल्ट को हम आपके सामने समक्ष प्रेजेंट करेंगे। Q4 के रिजल्ट को भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल प्योरली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और डिविडेंड वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये मल्टीबैगर हो जाए या ना हो, लेकिन ये डिविडेंड के वालों के लिए बहुत ही बेस्ट कंपनी है। जब से देखा जाए, जो इसका IPO प्राइस था 25 रुपये 26 रुपये, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। देखा जाए अगर इसका फाइनेंशियल, तो बहुत बढ़िया कंपनी है। अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अच्छी खासी कमाई है। चलो शुरू से चलते हैं, किस प्रकार के बिजनेस मॉडल है, फिर रिजल्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। अगर गवर्नमेंट इसमें एक चीज़ कर दे तो ये स्टॉक आधी की तरह भागने लगेगा। 1986 में गवर्नमेंट ने इसका शुरुआत किया था ताकि रेलवे का जो विस्तार हो सके, उसके लिए ये फंड मैनेज कर सके। उसके तहत इस कंपनी का स्थापना हुआ था। ये एक तरीके से रेल मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि रेल के जितने भी विभाग हैं उनके लिए ये फाइनेंस या लीज पे देती है। इंडिया रेलवे उन्हीं के लिए फाइनेंस या लीज पे देती है। शुरुआत में देखते हैं बोरोइंग, उधार लेती है। कहाँ से? विदेशों से भी, इंडियन गवर्नमेंट से भी। कुछ लिक्विड इन्फ्यूज करती है भारत सरकार भी। साथ ही साथ ये और बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ से ये बोरोइंग करते हैं, जैसे LIC हो गई। इनको कम ब्याज दर पे इनको इसलिए मिलता है क्योंकि इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्रेडिट रेटिंग का इम्पैक्ट कब पड़ता है? जैसे मान लीजिए आप कोई लोन वगैरह लेते हैं, सबसे पहले बैंक क्या देखता है? आपका सिविल स्कोर। आपका जितना बढ़िया अच्छा रहेगा सिविल स्कोर, उतना कम ब्याज दर पे आपको लोन दिया जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर है 650 या 650 के आसपास, तो बैंक आपको एंटरटेनमेंट नहीं करेगी। लेकिन आप 750, 850 सिविल स्कोर है तो बैंक आपका पैर पकड़ लेगी, बोलेगी लोन ले लो। ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट रेटिंग का। इसी तरीके से ये कंपनियां जो है, हाई क्रेडिट रेटिंग होने की वजह से इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। इसके बाद लीजिंग एंड लैंडिंग किसको करता है? जैसे RVNL जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है, रेलटेल हो गया, जैसे IRCTC हो गई, उन कंपनियों के लिए ये फाइनेंस करती है। लीजिंग पे कैसे रहता है? 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा एक रोलिंग एसेट हो जाता है, दूसरा प्रोजेक्ट एसेट हो जाता है। लीजिंग में जैसे कि बड़ी बड़ी बोगिंग हो गई, जैसे क्रेन हो गए, ट्रक्स हो गए, जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होता है, उनको ये फाइनेंस करके IRFC के नाम पे उसे लीज पे देती है। कोई बड़ी बिल्डिंग बनाती है रेलवे संबंधित, उसे फाइनेंस करके उसे भी लीज पे दे देती है 30 सालों के लिए, और उसी में इसका ब्याज इंक्लूड रहता है। एक तरीके से सारी बोरोइंग कॉस्ट लीज लैंडिंग तरीके से निकाल लेती है, इसलिए इस कंपनी में कोई रिस्क नहीं रहता। जो कल हुआ 21 रुपये 50 पैसे, 26 रुपये 45 पैसे का हाई बना चुका है लाइफ टाइम, और लो 20 रुपये 90 पैसे का, अभी 21 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है आसपास। रिटर्न देखेंगे एक साल में कुछ नहीं है, -9.47। 6 महीने में नुकसान है। एक साल का देखते हैं तो -6.93% का नुकसान है। 28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। PE रेशियो 4.62 का है। EPS 4.65 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.71 है। डिविडेंड यील्ड 6.51% का 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। 29 जनवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, 1 साल से ज्यादा हो गई है, और 25-26 रुपए इसका IPO प्राइस था। प्राइस इसका फंडामेंटल देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना सस्ता स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक चल रहा है 0.71%। इस बार जो दे रहे हैं फाइनेंशियल 2021
0.63 पर इक्विटी शेयर्स ये डिविडेंड बांटेंगे। क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं, आइए देखते हैं। टोटल सेल्स जो रहा 2022 में 5,932 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में देखते हैं, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में देखते हैं 4455 करोड़, जो कि बढ़कर आया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा वो भी बढ़ के आया है 5800। आइए इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। जो टोटल सेल्स रहा 2022 में 5,932 करोड़, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में 4455 करोड़, उससे बढ़कर आया है। इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 5849 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 4404 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 5087 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 5087 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है, पिछले वर्ष के क्वार्टर से भी बढ़ के आया है। जो नेट प्रॉफिट है 1492 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1594 करोड़ और पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 1483 करोड़। पिछले वर्ष के क्वार्टर से बढ़ के आया है, बट पिछले क्वार्टर के 2021 के पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट रहा आप देखिए 1492 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में था 1594 करोड़ और पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 1483 करोड़। पिछले वर्ष के क्वार्टर से बढ़ के आया है, बट पिछले क्वार्टर से थोड़ा गिरावट है। इसी प्रकार से अगर हम साल दर साल देखते हैं 2021 के वित्तीय वर्ष में, 2022 के वित्तीय वर्ष में, 2021 के वित्तीय वर्ष में 15,771 करोड़ से बढ़ के हो गए 20,299 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 2021 में 15,657 करोड़, जो कि 2022 वित्तीय वर्ष में 20,177 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, शुद्ध मुनाफा, जो पिछले वर्ष था 4,416 करोड़, जो कि बढ़कर आया है 6,090 करोड़। जबरदस्त ग्रोथ है। कंपाउंडेड सेल्फ ग्रोथ को देख लेते हैं, 5 वर्षों में 18%, 3 सालों में देख लेते हैं 22% और टीटीएम देख लेते हैं 29%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, 5 वर्षों की 46% है, जो कि बढ़िया है। 3 वर्षों की 39% है, जो कि बेहतरीन है। ये रहे दोस्तों इसके नतीजे। ओवरऑल देखा जाए तो डिविडेंड बढ़िया पे कर रही है कंपनी की। ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल भी अच्छा है। क्वार्टर में थोड़ा मामूली सी झटका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर के पास इसकी होल्डिंग जो है 86.36% की है, जो कि कहीं ना कहीं इनको अपना होल्डिंग निकालना पड़ेगा। हो सकता है उस समय कुछ भाव कम हो सकता है और स्टॉक प्राइस नीचे गिर सकता है। एफआईएस जो है इसमें 1.12% है, मार्च से इसमें बढ़ोतरी हुई है। डीआईज इसमें जो है 3.18%, पब्लिक जो है 9.33% जो है भरी पड़ी है। आईआरएफसी जो है, जिसमें रिटेल निवेशक छोटे बड़े हर प्रकार के हैं। आईआरएफसी जो है रेल मंत्रालय को ही फंडिंग करती है, लीज पे देती है, फंडिंग करती है, जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट की और भी कई कंपनियां हैं जो अदर सेक्टर की कंपनी है, अदर डिवीजन की विभाग है, जिनको फंड की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर के लिए भी उन्होंने अदर कंपनियां बैठा रखी है, जैसे आरएसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी हो गया। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां वहां पर फाइनेंस करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आईआरएफसी का जो बिजनेस है, जो आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल है, इसको सिर्फ रेलवे मंत्रालय तक सीमित न रख के अन्य विभागों को भी फाइनेंस करने को कहा जाए, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल है, इसको सिर्फ रेलवे मंत्रालय तक सीमित न रखकर अन्य विभागों को भी फाइनेंस करने के लिए किया जाए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं, प्राइवेट कंपनियों को तो नहीं, बट गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई ऐसे विभाग हैं, अगर उनको फंडिंग की जरूरत पड़े तो आईआरएफसी उस सारी कमियों को पूरा करे। इस कंपनी की और भी ग्रोथ होगी। जिस प्रकार एक ही विभाग में काम करते करते एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ ला रही है, तो
उससे ये और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसी बात को देखते हुए जब तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो कंपनियां जब बड़ा पैसा इस स्टॉक्स में डालेगा तभी इसका स्टॉक प्राइस भागेगा, तभी मल्टीबैगर बनने का चांसेस है। बट गवर्नमेंट ऐसा कोई इरादा नहीं रहता, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसका मुनाफा है डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता है। अगर उसके पास मेजर होल्डिंग है तो वो भी एक इनकम है, रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट का। तो भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। जिस प्रकार कंपनी कंसिस्टेंसी, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, बेहतरीन डिविडेंड भी है। गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से बाजार तवज्जो नहीं दे रहा है, पीएसयू कंपनी होने की वजह से इस कंपनी को बाजार तवज्जो नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस बेहतरीन तरीके से नहीं भाग रहा है। क्योंकि बड़े निवेशक नहीं आ रहे हैं तो एक कंपनी कैसे भागेगी, जो भी इसका आईपीओ प्राइस था उससे ऊपर कैसे जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ जो है ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है और इसका रिजल्ट आ चुके हैं इसलिए ये वीडियोस बनाया है। छोटी प्राइस की शेयर है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। अपना अनुसंधान करने के बाद ही शेयर्स को खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों